नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक को लेकर। क्यों करने वाले हैं बात? क्योंकि इसको मिला है भैया नियर अराउंड 59 करोड़ के करीब एक वर्थ का ऑर्डर। अब ये मंडे को रहने वाला है भैया सबसे पहले आपकी लिस्ट के ऊपर, और सब आएंगे हड़कम करते हुए कि भैया हम कमाएंगे इसके अंदर प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट की जगह अगर इसने आपको किया ट्रैप, तो क्या इसे होल्ड में रखना चाहिए, या फिर जो होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं क्या उनको इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो काफी टाइम से ऊपर से गिरता भी आ रहा है। तो आइए इन सभी डिटेल्स को समझते हैं कि ट्रैप होने के बाद क्या करें, और जो पहले से ट्रैप हो चुके हैं वो क्या करें, होल्ड करें, एग्जिट करें, और मंडे के दिन क्या करना चाहिए। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड को। सबसे पहले ऑर्डर के बारे में बता दूं, जिनको नहीं पता बिजनेस स्टैंडर्ड पे जाके देख लेना। सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग एंड रेल विकास निगम ज्वाइंट वेंचर हैज सिक्योर्ड ए प्रोजेक्ट। किससे मिला है? एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर रवांडा ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे आर्टिकल रीड आप लोग करना चाहो तो भैया कर लो। बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, TSRLMC वर्थ 59.6 करोड़ 62 करोड़ का। ठीक है, तो नियर अराउंड 60 करोड़ के करीब आप कह लो अप्रॉक्स इनको मिल चुका है। तो अब आइए चलते हैं फिर कहाँ पे, सीधा सीधा इसके थोड़े से फंडामेंटल के ऊपर। तो भैया सबसे पहले तो बता दूं कि इसका जो प्लेयर है, बड़ा प्लेयर, वो इसका प्रमोटर है, यानी कि इसका ऑनर को इतना विश्वास है कि उसने 63% की होल्डिंग अपने पास रखी है, बट कहीं ना कहीं 4% की होल्डिंग उसने प्लेज भी कर दिया। ये एक अच्छी बात नहीं, जो कि मुझे बुरी लगी। किसी भी स्टॉक को प्लेज करना ये अच्छी बात नहीं है, बट वो पैसा कहाँ सही जगह पे यूटिलाइज्ड हुआ है अगर वो पता चल जाए तो अच्छी बात है, बट आपको ये पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। बात करें एफआईज की, तो भैया एफआईज काफी बड़ा होल्ड करते हैं इसमें, 8% से ज्यादा, और थोड़ी थोड़ी होल्डिंग इन्होंने बेची है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, जिसका इंपैक्ट थोड़ा सा आपको नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। डीआईज के पास कुछ भी नहीं है, बाकी सारा माल पब्लिक के पास है 28% का, और पब्लिक भैया खरीद रही है। पब्लिक को लगता है ये बहुत ऊपर जाने वाला है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो होल्डिंग जो हमने देखी, हमने देखा प्रमोटर को पूरा विश्वास है और एफआईस लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भैया पब्लिक को तो पूरा पूरा विश्वास है, जिसने 28% माल लेके बैठा है। तो अगर हम होल्डिंग की बात करें, पब्लिक, प्रमोटर प्लस एफआईस, तो अच्छा खासा होल्ड बड़े प्लेयर्स के पास है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो ओके होल्डिंग बोलूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिल रही, सिर्फ एक प्लेज को छोड़कर। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहां पर आगे सीधा सीधा किसके ऊपर, इसके रेवेन्यू के ऊपर। तो दोस्तों इसका रेवेन्यू देखेंगे कंसोलिडेशन बेसिस पे हम लोग सीधा, तो हमें ये देखने को मिला कि रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना है, तो कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। बट क्या इस प्रॉफिट को ये कैश में कन्वर्ट कर पा रही है? आइए उस चीज को भी समझते हैं। तो कैश फ्लो में हम जाते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर जीरो हो चुका है। पहले एक हुआ, उसके पहले माइनस था, और अब जीरो हो चुका है। देखिए अब ये कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो हो सकता है इसको जो प्रोजेक्ट मिले हैं, जो प्रोजेक्ट इसको मिले हैं उसका पैसा बाद में मिलना है। जितने प्रोजेक्ट पे अभी ये काम कर रही है सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही चल रही है, पैसा बाद में मिलना है। तो इसका सबसे बड़ा ये भी रीजन हो सकता है कि कंपनी जो है उधार पे काम करती है, बट यार फिर भी पिछले 5 सालों में अगर आप नोटिस करोगे सिर्फ एक बार प्लस में आई है, और ये तो बिल्कुल छोटा सा। देखिए प्रॉफिट से कम अगर आप 20-30% ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव चले ना तो चलता है। ठीक है, 40 करोड़ का प्रॉफिट है, 30 के करीब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना तो चलेगा। लेकिन अगर एकदम से ही नेगेटिव है तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि कंपनी उधार पे काम कर रही है। चलो एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो तो उसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें यही चीज होती है, वो नेगेटिव ही आपको दिखेगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये थोड़ा सा एक चिंताजनक वाली बात जो जरूर है। जैसे कि मैंने एआई इंजीनियरिंग को भी देखा, ये भी सेम सेक्टर की कंपनी थी, बट इसका जब मैंने ये देखा तो मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में दिखा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंपनी से थोड़ा सा दूर जरूर रहना चाहिए जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दिक्कत आ रही है। तो मेरे को ये पॉइंट एक नेगेटिव इसके अंदर देखने को मिला। बाकी अगर अभी तक देखूं तो हाँ कंपनी प्रॉफिट में है, बट प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कड़ी को जोड़ा जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पा रही है प्रॉफिट को या नहीं। तो अभी तक ये अपने कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। हो सकता है पैसा भैया कहीं इन्वेस्ट करती जा रही हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए ये चीजें आपको मैंने बता दी।
बात करें बैलेंस शीट की तो कंपनी के पास रिजर्व है और अच्छा खासा रिजर्व है जो कि इंक्रीज हो रहा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिला। लॉन्ग टर्म बोरिंग 40.24 करोड़ का इनके पास लोन है। शॉर्ट टर्म के लिए 231 करोड़ का लोन है। तो इनकी जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, ध्यान रखिए 0.68 के करीब बन रही है। एक के ऊपर हो तो रिस्की होती है, एक के नीचे हम कह सकते हैं कम रिस्की है। तो अभी आप कह सकते हो इतना रिस्की नहीं है इसके अंदर पैसा लगाना। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट इनकी 0.05 है। इन्वेंट्री 262 करोड़ की, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा 329 करोड़ इनके पास आने वाले, तो यानी कि इनका पैसा जो है ना वो फंसा हुआ है, आप ये कह सकते हो। तो शायद इसीलिए इनका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पैसा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो ध्यान रखिए ये पैसा इनके पास आना है। इसी के अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट भी इनके पास 21 करोड़ का है। अगर बैलेंस शीट को देखूं तो उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं ये कैश रिच कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस को देखूं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट प्रॉफिट को कैश में शो नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत की बात है। तो इसमें हमें 2 पॉइंट नेगेटिव देखने को मिले। पहला कि प्रमोटर प्लेज कर रहा है, उसके पीछे क्या वजह है जरूर फाइंड करनी चाहिए जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा, कैश फ्लो हमारा नेगेटिव है, तो क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? क्या प्रोजेक्ट के पैसे नहीं मिल रहे, कहीं पैसे फंसे हैं, ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम 3 से 4 और कंपैरिजन करें कुछ ऐसी कंपनीज के साथ जो सेम फील्ड में है। अगर उनका भी कैश फ्लो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है तो हम बोलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, पूरा सेक्टर ही उसमें चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो चीजें प्लस में है, माइनस में है, वो चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं भैया एज पर टेक्निकल क्या निकल कर आ रहा है। देखिए एज पर टेक्निकल थोड़ी चीजें मैं उसके पहले और भी फंडामेंटल आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ध्यान रखिए इसकी बुक वैल्यू, सारे बिजनेस को बेच दोगे तो 3.54 की है, ये बात ध्यान रखना, आपको मिलेंगे, जो कि आप अभी कितना दे रहे हो, 20 रुपए। बात करें पी रेशो बहुत हाई है, सोच लीजिए आप इतना पैसा दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए, सिंपल सी बात, तो बहुत महंगा है। बट हाँ, पूरे एंटरप्राइज की वैल्यू देखोगे तो 34.6 करोड़ की है, लेकिन मार्केट कैपिटल 31.57 करोड़ की है, तो ये प्लस पॉइंट भी हमें देखने को मिला। बाकी फेस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग मैंने बता दी। बाकी सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी खासी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, चलिए अब आते हैं टेक्निकल बेसिस। दोस्तों एज पर टेक्निकल बेसिस मैंने आपको कल भी समझाया था, जब भी हम किसी स्टॉक को लेते हैं हम एक स्टेशन के पास लेते हैं। तो स्टेशन होता है वीकली 20 SMA, ठीक है, या फिर मंथली 20 SMA। तो आइए समझते हैं ये स्टॉक अभी कहां पर है। तो अगर वीकली हम इसकी 20 SMA लगाते हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल उसके पास ये तकरीबन आ चुका है और यहाँ पे एक एक्टिविटी हमें देखने को अब मिलनी चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है अभी के लिए, जैसे कि मंडे आने वाला है, ऑर्डर मिला है तो हो सकता है अपर सर्किट लग जाए, तो भैया साइड पे बैठ जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल देखें तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं इसके अंदर, जैसे कि महंगा है, बुक वैल्यू के हिसाब से कैश प्रॉफिट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा कैश को, तो वो चीजें देखने को मिल रही हैं। प्रमोटर प्लेज कर रहा है, एफआईज थोड़ा थोड़ा बेच रहे, तो दिक्कतें हैं। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे प्योर चलना है तो हमें क्या करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। वीकली बेसिस अब हम क्या करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम लगाएंगे और ये मैंने एक ट्रेल लाइन ड्रॉ की है ऊपर की कैंडल से, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहां पर ब्रेकआउट आया था 22.75 के करीब, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया और ये ब्रेकआउट आप ये भी कह सकते हो कि 20 SMA से आ रहा है। तो यानी कि यहां पे बाइंग तो हुई बट वो बाइंग सस्टेन नहीं हुई। तो ध्यान रखिए 22.75 के ऊपर जब तक 1-2 दिन क्लोज नहीं होता तब तक हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले तो 2-3 दिन ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा हम ले सकते हैं, उस केस में हम एक स्टॉप लॉस भी इसके अंदर मेंटेन करेंगे। और हमारा वो स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए अगर इस कैंडल, ये जो 18.75 वाली कैंडल है, इसको बिना तोड़े ही 22.75 के ऊपर चला गया तो हम लोग ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर इसको तोड़ के फिर जाता है तो फिर हम कोई और स्टॉप लॉस रखेंगे, वो मैं आने वाले समय में आपको जरूर अपडेट करूंगा, ध्यान रखना। अभी के हिसाब से ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रेकआउट तो आया बट सस्टेन नहीं हुआ, 22.75 के ऊपर सस्टेन होगा तो हम बाइंग करेंगे। इसी के साथ हर एक स्टॉक का एक बिहेवियर होता है, वो एक मूविंग एवरेज को फॉलो करता है 1 डे के बेसिस पे। तो इस स्टॉक का भी एक बिहेवियर है, जैसे कि ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करता था, बट इस बार इसने उसको तोड़ दिया है। ये देखिए आप पीछे अगर लगा के देखेंगे, देखिए सपोर्ट ली 50 पीरियड मूविंग एवरेज को, बट अब कहीं ना कहीं इसने तोड़ा है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है ये और फॉल करे।
अगर ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो उस केस में देखा गया है ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। तो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज अगर मैं लगाता हूं तो वो काफी नीचे है, तो उसके हिसाब से ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी 15 रुपए 70 पैसे तक भी जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हुए हों, बड़े प्लेयर भी ट्रैप हुए हों, तो वो अपना स्टॉप लॉस नीचे लेके बैठे हो या फिर वो एवरेज करना चाहते हो, तो ध्यान रखिए इस स्टॉक में आपको 15-16 रुपए के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो लेवल देखने को मिले, पहले भी रिवर्स हो सकता है। तो हमारी कंडीशन एक है, सबसे पहले ये वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हो, प्लस 22 रुपीज 75 पैसे के भी ऊपर होना चाहिए। प्लस हम लोग क्या करेंगे उस केस में, हम एक चीज और कर सकते हैं, 2 घंटे का हम लोग टाइम फ्रेम लगाएंगे। और ध्यान रखना ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब अप ट्रेंड में था कभी भी 200 EMA के नीचे नहीं आया था, आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे से चला था। जब भी ऊपर के ट्रेंड में होता है 200 EMA के नीचे नहीं आता, तो अगर हम इसको खरीदेंगे तो हम लोग 200 EMA के भी ऊपर वेट करेंगे, 50 EMA के भी ऊपर वेट करेंगे, और 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम ये जो 200 पीरियड है इसका स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हैं अगर आपको लगता है डर। लेकिन भैया अगर आप पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे बैठे हो, आपको लगता है ये कभी डूब नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो आपके लिए 18 रुपए 70 पैसे एक एवरेज करने का भी एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, नीचे की तरफ भी एक एवरेज निकल कर आ रही है 14 रुपए के करीब, उसके बाद 10 रुपए के करीब भी आपकी एक एवरेज आ रही है। जस्ट वेट कीजिएगा, सबसे पहले मैं इसको वीकली बेसिस पे लगा देता हूं। अब मैंने ये चीजें क्यों बोली, ध्यान रखिए, जो अभी मैंने पॉइंट बताए 10 रुपए 14 रुपए, कहीं ना कहीं ये हमारी ट्रेंड लाइन्स हैं, इनके पास आके ये रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोग नोटिस कर सकते हैं पहले भी ये चैनल पैटर्न में घूमता था और हो सकता है दोबारा इस चैनल पैटर्न में भी आने की कोशिश करे, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए, सतर्क आप लोगों को रहना जरूर है। बाकी अगर ये दोबारा इसी ट्रेंड में वापस किया, आप लोग देख सकते हैं पहले इसने यहां पर, आप नोटिस करिएगा, देखिए ये स्प्लिट भी हुआ था, बट अभी टेक्निकल के हिसाब से जो चीजें बन रही है मैं वो बता रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी चैनल पैटर्न को फॉलो किया था, अब ये उसी चैनल पैटर्न के बाहर निकल कर आया है, यहां पर आप देख सकते हो। लेकिन अगर ये रिवर्स हो गया, जो मैंने आपको बताया कि 22 रुपए 75 पैसे, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर इसको आगे आने वाले समय में अगर होल्ड करते हो तो भैया 2030 तक अगर आप अच्छे से होल्ड कर गए इसको, तो नियर अराउंड आप लोग देख सकते हो आपको एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 27 में ही ये 57 रुपीज का भी हो सकता है, तो मैं आपको मंथली बेसिस ले चलता हूँ। तो फिर होगा क्या कि ये इसी चैनल पैटर्न में चलने की कोशिश करेगा और इस तरह से ये चलता जाएगा। इस तरह अगर चलना है, इसको ट्रेंड है तो ये इस तरह से चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आने वाले समय में 2032 में 98 82 के करीब जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको लगता है कि इसका फंडामेंटल अच्छा है, अगर है तो फिर वेट करें, वीकली बेसिस पे थोड़ा सा इसको रिवर्स होने दीजिए, कोई पैटर्न बनने दीजिए, फिर हम सोचेंगे। बाकी ऑर्डर को देख के प्लीज मत लीजिएगा कि भैया भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निकल भी होता है, उसे भी फॉलो कीजिए और फिर जाके एक इन्वेस्टमेंट कीजिए। पैसे को फंसाइए मत, पैसे को सेव कीजिए। एक अच्छे प्लेयर इस लेवल पे आपको और भी मिल जाएंगे, आप वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रखिए वीकली बेसिस पे रिवर्सल आया तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और बड़ी फास्ट रिटर्न देगा। जब आप इस लेवल से ब्रेकआउट जैसे हुआ वन डे के बेसिस पे, जैसे ही आपको ब्रेकआउट दिखता है तो 22 रुपए 75 के पास ये 26 रुपए 40 पैसे भी जाएगा, 29 रुपए 35 पैसे भी जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बट ऐसा नहीं है एकदम से सर्किट लगना शुरू हो जाए और आप लेना शुरू कर दें, नहीं, सस्टेन होने दीजिए, 1-2 दिन ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिए तब लेंगे। ये नहीं है कि एकदम से 26 रुपए पहुंच गया और आपने ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें इसके करीब चाहिए 22 रुपए 75 पैसे, 1 रुपया ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि 1 रुपये में भी इसकी बहुत परसेंटेज बन जाती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है। मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो मेरी पोजीशन होती है यहाँ पे शेयर हो जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेड लेना है तो सोचकर समझकर लेना है क्योंकि रिस्क आप सबका है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेगा और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।